देखिए पहली खबर, वायु प्रदूषण के उपायों में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली में ग्रेड 4 के प्रतिबंध 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे। यानी दिल्ली वासियों को अभी तो ग्रेड 4 की पाबंदियों से राहत नहीं मिलने वाली है, हालांकि स्कूलों को छूट रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिबंध लागू करवाने से जो अधिकारी चूके हैं उन पर कार्यवाही भी तेजी से करे दिल्ली सरकार। वैसे दोस्तों, प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि हर साल जंगल की आग से होने वाले वायु प्रदूषण की वजह से भी दुनिया भर में 1.5 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। मतलब 15 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जंगलों में लगने वाली आग से जो एयर पोल्यूशन फैलता है उसकी वजह से चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा की गई ये रिसर्च की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, महंगाई पर देखिए अगली खबर कि दिसंबर महीने में सीमेंट कंपनियां भी अपने दाम बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अभी सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है और इसके चलते भाव में उछाल आ सकता है। वही खबर है, झारखंड में हेमंत सोरेन ने रचा इतिहास, चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। और इसके साथ ही इनके नाम ये नया रिकॉर्ड भी बन गया, 4 बार झारखंड का सीएम बनने का। इन्होंने अकेले शपथ ली। मंच पर राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के कई नेता भी मौजूद रहे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हेमंत सोरेन को झारखंड का सीएम बनने पर बधाई दी। और वहीं झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर तो ये है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही कैबिनेट बैठक में 8 बड़े फैसले लिए। एक तो अगले महीने दिसंबर से ही मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। सबसे पहला बड़ा अच्छा फैसला तो ये रहा। इसके अलावा झारखंड में 6ठी विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा और लगभग 1.5 लाख करोड़ की वसूली के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करेगी झारखंड सरकार का ये कहना है। और 1 जनवरी से ही ये एग्जाम भर्ती परीक्षा के कैलेंडर भी जारी हो जाएंगे। तो ये कुछ झारखंड कैबिनेट के फैसले रहे। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रवांडा से भारत लाया गया लश्कर का आतंकी। इंटरपोल के रेड नोटिस के बाद किगाली में ये पकड़ा गया। लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था ये, जिसको अभी भारत लाया गया। बंगलुरु में आतंकी साजिश रचने का भी आरोप लग चुका है इस पर। वहीं खबर है इधर जम्मू कश्मीर में भी देखिए 50 आतंकी ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। कठुआ से आतंकवादियों के 10 मददगार को गिरफ्तार भी किया, पूछताछ जारी है। और खबर है दोस्तों कि अडानी ग्रुप के लिए भी केरल राज्य से अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने विंजिंजम बंदरगाह का समझौता 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, वो भी इस समय जब अडानी ग्रुप पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और ईपीएफओ खाताधारकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। ईपीएस 95 योजना में सुधार कर सकती है केंद्र सरकार। फिलहाल आपको पता होगा ईपीएफओ के सदस्यों के मूल वेतन का 12% ईपीएफ खाते के रूप में जमा किया जाता है, लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक श्रम मंत्रालय अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति भी दे सकता है। मतलब इस 12% की राशि को बढ़ाया जा सकता है ऐसा। तो ये भी सरकार प्लान कर रही है फिलहाल। चलिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज पर बड़ी खबर आ रही। इंडसइंड बैंक में एफडी पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट कराने पर 8.5% तक सालाना रिटर्न मिलेगा। इंडसइंड बैंक की तरफ से अपनी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है और अब इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग टाइम पीरियड की इंटरेस्ट रेट क्या होगी देख सकते हैं आप, सामान्य नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी। और एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 1 दिसंबर से ही क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एक तो अब आपको एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन करने पर रिवार्ड पॉइंट वगैरह नहीं मिलेंगे। लगभग 48 तरह के ऐसे क्रेडिट कार्ड है एसबीआई के अलग अलग कैटेगरी वाले, जिन पर ये रिवार्ड पॉइंट मिलना बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको पता होगा पिछले महीने भी एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को ये झटका दिया था कि 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो तो 1% एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस के रूप में भी आपको शुल्क देना पड़ेगा, है ना। और बाकी ये जो रिवार्ड पॉइंट से जुड़ा नियम है ये 1 दिसंबर 2024 से ही लागू हो जाएगा। वैसे इसके अलावा भी और भी 1 दिसंबर से कई सारे नियम बदलने वाले हैं। आपके मोबाइल फोन में आने वाले ओटीपी, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत 10 ऐसे बड़े नए नियम बदलाव हैं जो कि दिसंबर से हमारे देश में लागू हो जाएंगे। और दोस्तों, इन सभी नियमों का एक कंप्लेंट्स वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को अपडेट कर दिया है, डाल दिया। तो आप ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद अभी टाइम मिले तो शाम को मिले, जब भी मिले आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है ना। इसमें मैंने कंप्लीट लिस्ट डाल दी है। हर महीने की तरह इस बार भी नए नियम क्या क्या लागू होने जा रहे हैं हमारे देश में, तो ये 10 नए नियम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। देखिए भारत की सुरक्षा को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब समंदर से ही दुश्मन का खात्मा हो पाएगा, क्योंकि भारत ने एक और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का आईएनएस अरिगाट से सफल परीक्षण किया है। इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर ली है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर रेंज है। आईएनएस अरिगाट से इसकी लॉन्चिंग की गई और ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन भी है। और एक अच्छी खबर तो ये आ रही कि नौसेना को मिलेगा नया रक्षक तुसील भी, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल तक भी दाग सकेगा। तो ये भी जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल होगा। तो इस तरह से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है ना। चलिए खबर देखिए, संसद में प्रियंका गांधी का पहला दिन कुछ यूं रहा। कसाऊ साड़ी पहनकर पहुंची वो और संविधान की कॉपी हाथ में लेकर उन्होंने राहुल गांधी की ही तरह शपथ ली। राहुल ने कहा कि लेट मी टेक योर फोटो। केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी कल गुरुवार को पहली बार लोकसभा पहुंची। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया। वहीं दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी अडानी मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने नारे लगाए कि देश को लूटना बंद करो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कि संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। तो कुछ यूं रहा संसद में माहौल कल का। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक नया संरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रेलवे ने पूरे देश में ये मोबाइल एप्लीकेशन
एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है और इस ऐप का उद्देश्य यह है कि भारतीय रेलवे के जो फ्रंट लाइन सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी क्षमता निर्माण के माध्यम से रेलवे सुरक्षा में सुधार करना है ताकि रेल यात्रियों को और ज्यादा सुरक्षित यात्रा करने का माहौल मिल सके। तो ये रेलवे की एक अच्छी पहल है। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, देश में 58,000 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया हुआ है। संसद में केंद्र सरकार ने कई सवालों का जवाब देते हुए सीधा ये कहा कि देश में 58,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है। लोकसभा में किए गए सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये वक्फ संपत्तियों को लेकर जानकारी दी गई। वैसे अभी लोकसभा में वक्फ जेपीसी का कार्यकाल भी 2025 सत्र तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हुआ है, मतलब बजट सत्र तक बढ़ाया गया वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जो ये समिति गठित की गई थी ना जेपीसी, उसका कार्यकाल। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वक्फ विधेयक को धर्मनिरपेक्ष विरोधी बताया और उन्होंने मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का आरोप भी लगाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए केंद्र सरकार की नई पहल 23 राज्यों के 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बटेश्वर, श्रावस्ती, ओरछा समेत देश के 40 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 3295 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। और इन 23 राज्यों में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं जिनके पर्यटन स्थल डेवलप किए जाएंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, गेहूं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मार्च 2025 तक 25 लाख टन गेहूं अपने स्टॉक से बेचेगी सरकार ताकि बाजार में गेहूं की सप्लाई बनी रहे और सप्लाई जब बढ़ेगी तो मार्केट में गेहूं के रेट कंट्रोल रहेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, देश भर के स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए यूजीसी का बड़ा तोहफा, अब खुद तय कर सकेंगे डिग्री पूरी करने का टाइम। दरअसल यूजीसी ने एक्सेलरेटेड और एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम एडीपी और ईडीपी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी नई एसओपी को मंजूरी दे दी है। आसान शब्दों में बोलूं दोस्तों तो कुल मिलाकर यूजीसी के इस नए नियम का मतलब ये है कि स्टूडेंट चाहे जिस टाइम पीरियड के लिए अपनी डिग्री को बढ़ा सकते हैं। मतलब आप चाहो तो 3 साल में या 4 साल में अपने ग्रेजुएशन कोर्स को पूरा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हो। तो ये यूजीसी के नए नियम से छात्रों को फायदा होगा जो कम टाइम पीरियड में अपनी डिग्री लेना चाहते हैं या जो डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोग्राम मिल सकेगा, है ना। चलिए स्टॉक मार्केट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सेबी ने कुछ नए नियम जारी किया है। एक्सचेंज में तकनीकी दिक्कत आने पर अब शिफ्ट होगी ट्रेडिंग। 1 अप्रैल 2025 से ही ये नया नियम लागू होगा। सेबी की तरफ से एनएसई और बीएसई दोनों के ही लिए ये नए नियम जारी कर दिए हैं। मतलब अगर दोनों एक्सचेंज पर कोई दिक्कत आती है तो दोनों को एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में काम करने का आदेश जारी किया है सेबी ने अपने सर्कुलर में, है ना। चलिए खबर देखिए, आप टीम इंडिया से मिले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और उन्होंने विराट कोहली से कहा कि पर्थ में आपका प्रदर्शन शानदार रहा। बुमराह से भी बोले कि आपका अंदाज अलग है। और स्टूडेंट से जुड़ा एक और अपडेट देखिए आप, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीचर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। इस पर आपको 260 घंटों के कोर्स, शॉर्ट वीडियो वगैरह भी देखने को मिलेंगे और कई सारे एक्सपर्ट टीचर्स, प्रोफेसर लाइव आपके क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। टीचर्स को तो ये ऐप इनोवेटिव बनाएगा ही, साथ ही स्टूडेंट को भी इस ऐप के माध्यम से कई मदद मिल पाएगी, है ना। और खबर देखिए, मणिपुर हिंसा के बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सेना में कुकी और मेतई दोनों एक साथ काम करते हैं। मणिपुर में शांति बहाली में सेना का बड़ा रोल है। 13 दिन बाद अब आखिरकार मणिपुर के जिरीबाम में स्कूल खुले तो उन्होंने भारतीय सेना का उदाहरण देते हुए कुकी मेतई दोनों समाज के लोगों को एकजुट रहने का एक अच्छा संदेश भी दिया है। बड़ी खबर आ रही है, एनआईए ने 6 राज्यों के 22 ठिकानों पर रेड डाली। मानव तस्करी से जुड़े कुछ मामले भी पकड़े गए। गिरोह युवाओं से साइबर फ्रॉड करने वाले कॉल सेंटरों में काम करवाता था। और साइबर ठगी से जुड़ा एक और अनोखा मामला देखिए आप, 77 साल की महिला महीने भर तक डिजिटल अरेस्ट हुई और फिर उसके साथ 4 करोड़ की ठगी हुई। एक और रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को भी हाई रिटर्न का झांसा देकर 11 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। ये साइबर ठगी के 2 मामले सामने आए। मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ ना दोस्तों की डिजिटल अरेस्ट से बचें। आजकल यूपीआई फ्रॉड और भी कई अलग अलग तरह के फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। वैसे डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है, धमकी दी जाती है वीडियो कॉल करके या किसी भी बहाने से, तो उनसे आपको बचकर रहना है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम की आप पहचान इस तरह से कर सकते हैं और डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है, संदिग्ध हरकतें आपको नजर आए तो तुरंत सरकार के इस पोर्टल पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। और इसी बीच अब देखिए, सरकार ने भी डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सख्त पाबंदियां लगाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हमारे देश में लाखों सिम कार्ड और फर्जी आईडी को भी ब्लॉक किया है। केंद्रीय मंत्री ने संसद में आंकड़े भी जारी किए। देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम बढ़ने के बीच अब सरकार ने स्कैमर्स पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगभग 1.5 लाख के समथिंग IMEI नंबर ब्लॉक किए हैं और 6.5 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड को ब्लॉक किया है ताकि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री पर महायुति के नेताओं की बैठक खत्म हुई। गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा से फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत ने लगभग 2.5 घंटे तक चर्चा की। अब भाजपा के 2 ऑब्जर्वर मुंबई जाएंगे और अभी तक भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय नहीं हो पाया है।
चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदू परिवार के साथ हिंसा हो रही, इसी बीच एक और मामला सामने आया। हिंदू परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से जान ले ली गई। एक गर्भवती महिला थी, उसको भी नहीं छोड़ा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बांग्लादेश में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काफी प्रताड़ित किया जा रहा। इस बीच बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने भी बयान में कहा कि बांग्लादेश में पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी गलत है, तुरंत उनकी रिहाई होनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा बांग्लादेश में एक हिंदू संत को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस पर उनका यह बयान सामने आया है। हालांकि बांग्लादेश हाई कोर्ट ने तो इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार तो इस्कॉन पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इस्कॉन ने अभी चिन्मय प्रभु को सभी पदों से भी हटा दिया है, उन पर अनुशासनहीनता के आरोप भी लगाए। इसी बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पीएम मोदी को बांग्लादेश के हालातों की जानकारी दी। वैसे आज भी बांग्लादेश संकट पर संसद को जानकारी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और बांग्लादेश में बढ़ रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर यूपी वाराणसी में भी देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग की। 6 दिसंबर को मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की भी चेतावनी दी। कहा कि वहां पर अगर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं किया गया तो आने वाली 6 तारीख को हम भी मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसा बांग्लादेश में अभी मुस्लिमों ने इस्कॉन का एक शिवचर केंद्र भी जबरन बंद करवा दिया। यहाँ तक कि वहाँ जो श्रद्धालु थे उनको भी एक वाहन में भरकर ले गई वहाँ की सेना। तो देखा जाए तो काफी अत्याचार हो रहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर, और भारत सरकार को भी इस पर कोई अच्छा फैसला लेना चाहिए। राइट, चलिए अगली खबर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हुआ और इस बार पंडुचेरी मंडप को स्वर्ण, मेघालय राज्य को रजत और कर्नाटक को कांस्य पदक मिला। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि अब तक हमारे देश के 687 जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना यानी ESIC योजना लागू हो चुकी है। अभी देश के कुछ अलग अलग राज्यों में 101 ऐसे जिले हैं जहां ये योजना विस्तार नहीं हुई है, तो इसका भी विस्तारीकरण किया जा रहा है, ये कहना सरकार का। और आयुष्मान भारत योजना के भी आंकड़े जारी करते हुए सरकार ने कहा कि अब तक 14 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला। अब भारत के 30,000 अस्पतालों में बिना पैसों की टेंशन लिए आयुष्मान भारत योजना और ESIC से जुड़े अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज मिल पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ESIC और आयुष्मान भारत योजना को भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। और इससे हमारे देश के 14 करोड़ 43 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा होगा और सरकारी कर्मचारियों को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सरकार का प्लान है इन दोनों योजनाओं को मर्ज किया जाए। ऐसा है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए यार। आप आपके अपने DLS भाई के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण नए नियम, सरकार के बड़े फैसले सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और चलिए बिना टाइम वेस्ट के मौसम अपडेट में आगे बढ़े। तो देखिए, एक तो चक्रवात तूफान को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में अगले 12 घंटों के अंदर सक्रिय हो जाएगा गहरे दबाव का क्षेत्र, जिसके चलते अगले 12 घंटों के दौरान श्रीलंका, तमिलनाडु वगैरह इनके आसपास के इलाकों में चक्रवात तूफान कहर बरपा सकता है। तमिलनाडु के साथ ही पंडुचेरी में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। और वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों में कोहरे की चेतावनी जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तापमान -5.5 डिग्री तक पहुंचा। कुछ राज्यों के हालात देखिए, मध्य प्रदेश में रात के बाद अब दिन का पारा भी लुढ़का, 4.5 डिग्री तक की गिरावट आई, ठंड बढ़ने लगी है। इधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की हवा में हल्का सुधार हुआ, थोड़ा AQI कम हुआ है। वैसे यूपी में भी कोहरे की वजह से कई जिलों में दृश्यता बिल्कुल शून्य हुई, मतलब जीरो विजिबिलिटी चल रही है। और आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी कोहरे की चेतावनी जारी हुई है। और इतनी सर्दियों के बीच भी देखिए, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। वहीं बिहार में भी चक्रवात तूफान फेंगल का असर दिख सकता है। अगले 2-3 दिन बादल छाए रहेंगे, तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान, भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, तो सावधान रहे, है ना। और छत्तीसगढ़ में देखिए, कड़ाके की ठंड शुरू हुई। सुबह 9 बजे से लगेंगे अब स्कूलों की टाइमिंग वगैरह में भी बदलाव किया गया। हरियाणा में भी उत्तर पश्चिमी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई। हिसार सबसे ठंडा इलाका रहा, कोहरे का भी अलर्ट जारी है। पंजाब के भी 15 जिलों में कोहरे की चेतावनी। चंडीगढ़ में प्रदूषण घटा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ। 30 नवंबर से पहले पंजाब के पहाड़ी इलाकों पर भी बारिश बर्फबारी की संभावना है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का कहना है कि ये जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, इसका असर झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिलेगा। 1 से 3 दिसंबर के बीच भारी बारिश भी हो सकती है, उसके बाद फिर कड़ाके की ठंड पड़ेगी, है ना। तो आप जरूर सावधान रहें, अलर्ट रहें। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी एक ये प्लान बनाया है कि आजकल जो कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं, जिससे कि वो टेप चमक जाए और कोहरे में भी गाड़ियों को एक्सीडेंट होने से बचाया जा सके, है ना। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिनकी कुछ डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है।